बांग्लादेश में जो चिंगारी लगी हुई है, आग लगी हुई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी चिंगारी जो है एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर लग गई है। और आप बांग्लादेशी छात्रों को एएमयू से निकालने की मांग उठने लगती है और कहा जाता है इनको यहाँ से निकाल कर बांग्लादेश भेजना चाहिए, वीज़ा कैंसिल होना चाहिए, तमाम बातें हो रही हैं। क्या था उस पोस्ट में? क्यों बांग्लादेश से जुड़े हुए लोग, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हों, वो लगातार इंडिया में आ रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का बोझ बढ़ा रहे हैं, लगातार उनको भगाने की मांग होती है। अब एएमयू में ऐसी जो छात्र पढ़ने आए वो भारत विरोधी पोस्ट कर रहे हैं, उस पर लोगों का क्या कहना है, हमारे साथियों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रोहित पुनेठा जी हैं। एएमयू में जो हो रहा है, छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी छात्र जो पढ़ने आए हैं उनको यहाँ से बाहर भेजो, क्योंकि उन्होंने ऐसा विवादित पोस्ट कर दिया है। बिल्कुल सही मांग, बिल्कुल सही मांग है। देखिए, जब तक किसी तरह की बात उन्होंने नहीं की थी, किसी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया था। बांग्लादेश और भारत का कॉन्फ्लिक्ट तो पिछले 4 महीनों से चल रहा है, अगस्त से चल रहा है। बांग्लादेश पिछले 4 महीनों से आप देखिए कि अगस्त से जो बांग्लादेश है वो भारत जो हिंदू हैं बांग्लादेश में रह रहे, उन पर अटैक कर रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी है, उनके निशाने पर अल्पसंख्यक और हिंदू हैं। लेकिन उसके विरोध में भारत में तो किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। उसके विरोध में तो ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ कि पिछले 4 महीनों के दौरान एक भी इस तरह की घटना सामने आई हो कि भारत में रह रहे किसी भी बांग्लादेशी छात्र पर अटैक किया गया हो, हमला किया गया हो। यानी कि भारत में सहनशीलता है, भारत के रहने वाले लोगों में सहनशीलता है, और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि ये लोग हमारे बीच रहकर पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, तो इनसे हमारी किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं है। नहीं तो रिटेलिएशन में न जाने क्या क्या होता है। आपने देखा है कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का रिएक्शन उसके विरोध में यहाँ पर देखने को नहीं मिला भारत में। तो यानी कि भारत ने अपनी सहनशीलता को परीक्षा दिया। क्या होना लेकिन छात्रों को निकाल देना चाहिए, वीजा कैंसिल होना चाहिए, या फिर उनको पुलिस एक्शन होना चाहिए? देखिए, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है वो कोई हल्की फुल्की टिप्पणी तो है नहीं। उन्होंने मैं ठीक है इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन उन्होंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज़, भारत की जो महिलाओं की अस्मिता है उसको लेकर उन्होंने बड़ी खराब बातें कही हैं जो मैं इस समय माइक पे कह भी नहीं सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें तो मैं तो इसको देशद्रोह मान रहा हूँ। आप एक जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप एजुकेशन के लिए आए हैं, उस कंट्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? उस कंट्री की जो महिलाएं हैं, भारत में महिलाओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आप यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको इस तरह के कमेंट्स करेंगे, वो भी सोशल मीडिया पर। यानी कि उनको डर नहीं है किसी भी चीज़ का। उनको ये लग रहा है कि हम तो विदेशी छात्र हैं, यहाँ आएंगे, कुछ उल्टी सीधी बात करेंगे, फिर हमको डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बचा लिया जाएगा। अगर ऐसा मन में उनको कुछ है तो उनको बिल्कुल ये अपने मन से निकाल देना चाहिए गलतफहमी की। मुझे लगता है कि उनको हर लेवल पर एक्शन होना चाहिए, जो हो भी रहा है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक्शन ले रही है, जाँच कर रही है, और जाँच में ये क्लियर हो गया है कि वो तीनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद एक को निलंबित भी किया गया है, बाकी 2 और हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक बात यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। लेकिन पुलिस भी सेक्शन को लेकर तैयार है, और मुझे मानना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को आगे बढ़कर इस मामले में पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला नहीं है। उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं है कि नकल करते हुए पकड़े गए हों या यूनिवर्सिटी का आपस में झगड़ा हो। उन्होंने एक तरीके से भारत देश की जो अस्मिता है उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की है। तो उन पर भारत के जो कानून है, जो लॉ है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत उन पर एक्शन होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन पुलिस को इंटरफेयर इसमें करना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी शिकायत नहीं भी कराती है तो भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को, प्रशासन को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। उन पर जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो चलना चाहिए, और जेल में डालना अगर इसका समाधान है तो उनको जेल में भी डालना चाहिए। भारत में हैं तो भारत के कानून से बंधे हुए हैं। अगर वो इस तरह से भारत में रहकर भारत की अस्मिता का अपमान करेंगे, भारत की महिलाओं का अपमान करेंगे, तो ये कहीं से कहीं तक किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। मैं किसी हिंसा करने की बात नहीं कह रहा हूँ। एएमयू में ऐसे मामले कई सारे आते हैं। साजिश भी हो सकती है, किसी का ओछी साजिश भी हो सकती है। नहीं, मुझे इसमें किसी और का और नहीं, बात किसी और नहीं, मुझे साजिश जैसी इसमें कोई बात नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इनिशियली यूनिवर्सिटी ने इस मामले में जांच कर ली है। ये उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। सारी बातें जो बंगाली है उसमें सारी बातें वे लिखी गई हैं, और इसको पूरी तरह से जाँच करने के बाद ही ये चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, यहाँ पढ़ने आए तो
आप पढ़िए, आपको किसी तरह की कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है, आपको हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो देश आपके एजुकेशन में आपकी मदद कर रहा है, आप अपने कट्टरपंथी विचार उस देश में रहकर उसी देश के खिलाफ अगर जाहिर करेंगे तो इस तरह का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपको झेलना पड़ेगा। और जो भारत का कानून है उस कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की हरकतें कम से कम ना हो। क्या रोहिंग्या मुसलमानों पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि वो भी बहुत मात्रा में भारत में है, बता रहे हैं 30-35। नहीं, वो कार्रवाई होनी भी चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जो वोट बैंक के चक्कर में दिल्ली में तो नहीं दिख रही हो रही है। देखिए ना, दिल्ली में क्या हो रहा है आपने देखा नहीं? कि राज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली में घर घर जाकर तलाशा जा रहा है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स की पता किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर बात है, केजरीवाल को दर्द हो रहा है। अब देखिए, ये मैं इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ पर। वो इसलिए मैं टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात की शिकायत कराई है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स बदले जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना एक वोट बैंक है, वोट बैंक की सियासत होती है, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी अलग अलग देशों से आए जो शरणार्थी हैं, वो गलत तरीके से कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। उन्हीं की जांच दिल्ली में भी चल रही है, उन्हीं की जांच जम्मू कश्मीर में भी चल रही है। दिल्ली में हमने देखा कई जगह जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, अब ये पता चल रहा है कि उनमें से कई लोग आधार कार्ड हैं, कई लोगों के पास पैन कार्ड बन गए हैं, कई लोगों के पास वोटर ID कार्ड बन गए हैं। अब उन्हीं की जांच की जा रही है कि अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हुए इन्होंने अगर इस तरह की चीज़ें की हैं तो उसकी जाँच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो भी रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्टिव है और जहाँ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस तरह के एक्शंस हो रहे हैं। गलत मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पर आप जुल्म कीजिए, लेकिन हाँ, हर एक कंट्री की अपना एक कानून होता है, हर एक कंट्री का अपना लॉ होता है। उस लॉ के हिसाब से अगर आपको यहाँ नागरिकता मिलेगी तो वो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप आएंगे, आपको देखिए आपको लेकिन ऐसे आने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। अब बांग्लादेश से, तारों के नीचे से, बॉर्डर के नीचे से एक हिंदू लड़की आ जाती है। क्या वाकई में इतना ज़्यादा बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ, कि लोग तारों के नीचे से आने के लिए भी पूरी कोशिश में लगे कैसे भी इंडिया पहुंच जाएं? और सोचिए, जब इन हालातों में, जब बॉर्डर में इतनी सिक्योरिटी है, तब इतनी कोशिश ज़रूरत कोई कर सकता है। तो सोचिए, जब ऐसा नहीं था तो कितने लोग बांग्लादेशी भारत में आ जाते होंगे अपने आप। एक आंकड़ा है कि हर साल करीब 14,000 लोग भारत आते हैं बांग्लादेश से, बॉर्डर क्रॉस करके। आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब भी है कि वहाँ क्या हो रहा है। अब जिस नाबालिग लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं जो अभी बांग्लादेश से आई, अब आप देखिए वो कितनी मुश्किलें उठा कर आई। पहले पानी के पाइप के सहारे किसी तरह से छुपते छुपाते, और जो बॉर्डर होता है दो देशों का, उसको समझिए कि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। वहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती हैं और जो सेनाएँ तैनात रहती हैं, उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करे तो आप गोली मार दीजिए उसको, समझ रहे हैं? तो वो वहाँ से अगर आई है हिंदू लड़की और इतना खतरा उठा के अगर वो आई है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। 17 साल तो शायद उसने कभी कोशिश नहीं की होगी हिंदुस्तान ऐसे आने की, क्योंकि 17 साल तक वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वो 17 साल की लड़की अगर आप सोचिए कि बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रही, तो उसको कितना डर होगा। उसको डर शायद उसने वो डर अपनी आंखों से देखा होगा, शायद उसको अपनी इज्जत का भी डर सता रहा होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सामने आई कि महिलाओं के साथ बड़ी बदतमीजी वहाँ पर हो रही है, बड़ा अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनकी बेइज्जती वहाँ पर की जा रही है। तो एक महिला के मन का जो डर है वो भी दिखाता है, एक शख्स के मन का जो डर है वो भी वहाँ पर दिखाता है। और कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित करने की कोशिश में उनको ये था कि भाई हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार हैं, मैं किसी भी तरीके से वहाँ से बस निकल आऊँ, जान बचा लूँ। तो जान बचाने के डर में शायद वो लड़की वहाँ से आई। लेकिन हाँ, ये तरीका गलत था उस लड़की का। लेकिन आप ये सोचिए कि उसके मन में कितना डर, कितना खौफ वहाँ पर होगा कि वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाऊँ और यहाँ पर मैं आ जाऊँ। तो ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये तो एक मामला है कि जो पकड़ा गया है। आप अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, जो एक बॉर्डर है, पेट्रोपोल बॉर्डर है मेरे ख्याल से शायद, वहाँ पर, तो वहाँ से भी बहुत सारे जो हिंदू हैं वो आ रहे हैं और बॉर्डर पर रह रहे हैं, जहाँ पर उनके लिए कुछ शिविर वगैरह बनाए गए हैं, शरणार्थी शिविर। वो हिंदू हैं जो वहाँ अत्याचार झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, दहशत झेल रहे हैं। उनके घरों में लोग घुस गए हैं, उनके मंदिरों को लोगों ने तो वहाँ पर तोड़ दिया गया है, उनके घरों को तोड़ दिया है, उनके व्यापार पर कब्जा जमा लिया है। तो वो लोग जो कि सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, अपना किसको दोषी मानते हैं? कट्टरपंथ को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जमात वहाँ पर जो नई टेरर आर्मी, बिल्कुल मेजर टेरर आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान दोषी है? किसको दोष कहते हैं? यूनिट सरकार दोषी है? कौन दोषी है? जब आप कट्टरपंथ की बात करते हैं तो यूनुस भी कट्टरपंथ के दायरे में आ जाते हैं,
जो वहाँ के मुल्ला मौलाना हैं वो भी कट्टरपंथ के दायरे में आ जाते हैं। जो वहाँ के जिन मेजर की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक किलिंग मशीन तैयार की, एक आर्मी तैयार की है, वो भी उसी कट्टरपंथ के दायरे में आ जाते हैं। तो जो उस कट्टरपंथ को फॉलो करता है, जो हाँ, सैयद मोहम्मद जियाउल हक, वही किलिंग मशीन, किलिंग आर्मी जिन्होंने अपनी तैयार की है, तो वो भी उसी कट्टरपंथ के दायरे में आ जाते हैं। तो कट्टरपंथी सोच है एक, और ये कट्टरपंथी सोच इन सब लोगों पर वहाँ पर हावी है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म चल रहा है, यानी कि कट्टरपंथ चल रहा है, रेडिकल इस्लाम वहाँ पर चल रहा है बांग्लादेश में। और ये रेडिकल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को जीने नहीं दे रहा है, बांग्लादेश में रह रहे जो बुद्धिस्ट हैं उनको जीने नहीं दे रहा है, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को जीने नहीं दे रहा है। क्या करें, क्या करें? क्या भारत को, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बोला, तमाम जो हिंदूवादी संगठन भारत में है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत को अपने बॉर्डर जो है बांग्लादेशी हिंदू के लिए खोल देने चाहिए। क्या 1.5 करोड़ हिंदुओं को बांग्लादेश के बॉर्डर खोलकर इंडिया में ले आना चाहिए? नहीं, देखिए, और फिर उन्हें सीए के तहत नागरिकता देनी चाहिए? नहीं, एकदम से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकदम से आप कहेंगे कि हम बॉर्डर खोल देंगे तो आप इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि फिर वहाँ से और कौन ना आ जाए। हो सकता है कि इन्हीं की भीड़ में छुपकर कुछ जो रेडिकल इस्लाम को फॉलो करने वाले जो भेड़िए हैं वो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? जब इतनी सुरक्षा है तब तो आतंकियों को वहाँ से यहाँ पहुँचाने की कोशिश चल रही है। जो आपने सुना भी होगा कि एक वहाँ पर एक आर्मी तैयार की जा रही है, रोहिंग्या मुसलमानों की आर्मी तैयार की जा रही है, जिनको हिंदुस्तान में टेरर कैंप लगाए गए हैं, जैसे एलओसी पे लगे, वैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर बांग्लादेश की तरफ टेरर कैंप लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। आप ये समझिए कि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, अपना धंधा पानी लोगों ने जमा रखा है, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, आपका घर है, आपके आसपास के लोग हैं, और सब कुछ छोड़कर एकदम से आ जाना, ये इतना आसान मुझे लगता है कि हमको कहने में होगा, इतना आसान कि वो छोड़ के सब कुछ यहाँ पर आ जाएं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। वहाँ कई उम्र के लोग भी वहाँ पर अलग अलग उम्र के होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कर उनको कोई काम मिले। वहाँ किसी का अपना घर है, लेकिन ये पता चले कि यहाँ सालों साल शरणार्थी शिविर में आपको रहना पड़ रहा है, क्योंकि नागरिकता देने की प्रोसेस भी इतनी आसान नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी जाँच होती है, उसके बाद चीज़ें अपने अंजाम तक पहुँचती हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये जानना है, समझना है कि क्या लगता है कि बाइडेन की जो पॉलिसी है और ट्रम्प की पॉलिसी है, दोनों अलग अलग है। अब जब बाइडेन जाते जाते जा रहे हैं, तो क्या वो सीरिया में जो हुआ वो भी उनकी देन है कि फाइनल करो जो भी करना है, जल्दी जल्दी असद को भगाओ और रशिया को भगाओ और उसके बाद फाइनल वहाँ पे प्रहार करो? और क्या वही उनकी देन है कि बांग्लादेश वाली भी देन है कि भाई मेरे जाते जाते ये क्लियर हो जाए कि भाई शेख हसीना जाएं और वहाँ पर यूनुस आ जाएं? अब क्या बाइडेन 2 साल बाद आएंगे तो क्या मामला सुलझेगा? कुछ ट्रम्प सुलझेगा, ट्रम्प आएंगे तो? देखिए, ट्रम्प क्या करते हैं अभी फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प का अगला स्टेप क्या होता है ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं जो चाइना को, डोनाल्ड ट्रम्प है। आज जिनपिंग को न्योता भेज दिया। अब देखिए, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि ट्रम्प और जिनपिंग की मतलब कि 36 का आंकड़ा है दोनों में, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ट्रम्प जैसी शख्सियत वो इन चीज़ों को भूल कर जिनपिंग को न्योता देता है कि आप आइए मेरे शपथ ग्रहण में, 20 जनवरी को मैं शपथ ले रहा हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बनने जा रहा हूँ, आप आइए। यानी कि ट्रम्प ने कुछ चीज़ें तो सोची होंगी दिमाग में, और मेरे लिए तो सोच पाना भी बहुत पॉसिबल नहीं था कि ट्रम्प जैसी शख्सियत उन चीज़ों को भूलकर जिनपिंग को न्योता देता है। अब पता चल रहा है कि जिनपिंग ने भी उसको बिल्कुल कहते हैं ना ठुकरा दिया पूरी तरीके से। ये पिछले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच जो चीज़ें चल रही हैं ना, पावर सेंटर हैं दोनों, और पावर सेंटर इस वक्त दोनों टकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। अमेरिका फिलहाल है महाशक्ति, लेकिन चीन भी लगातार हम देख रहे हैं कि विस्तारवाद की नीति के चलते, और वो हमेशा से खुद को कहते हैं ना स्वयंभू खुद को महाशक्ति घोषित करता आया है। तो ये टकराव है चीन और ट्रम्प के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में, जिसमें अमेरिका ने एक तरीके से न्योता भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जिनपिंग ने दोस्ती का हाथ झटक दिया, क्योंकि दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि महाशक्ति मैं हूँ। और ये इसलिए भी है क्योंकि आप समझिए कि जिनपिंग की जो अभी करीबी है वो रूस से ज़्यादा है, और ये बात अमेरिका को हमेशा से खटकती रही है कि रूस और चीन अगर साथ में रहेंगे तो अमेरिका को ये पता है कि ये दोनों मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं इनके सामने 19 पड़ जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, पिछले दिनों आपको याद होगा ताइवान का जो मामला था, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान में उतर गई थी तो कितना चीन ने नाराज़गी जाहिर की थी। ये भी कहा था कि नैन्सी पेलोसी उतरनी नहीं चाहिए, चीन ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उड़ा दिए थे। तो कितनी सारी चीज़ें उस दौरान हुई थी। एक चीज़ देखिए आपने कि चाइना ने कभी युद्ध नहीं लड़ा,
चाइना ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, कोई भी वॉर में चाइना नहीं गया है। चाइना की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना के पास सारी चीजें, हथियार हैं, बम हैं, गोले, सब कुछ है, लेकिन वॉर में वो नहीं गया है। चाइनीज माल की गारंटी नहीं होती है ना। और मैं कहीं पढ़ रहा था, चाइनीज कभी वॉर करेंगी भी नहीं। इंडिया के साथ गलवान होता है, चाहे डोकलाम होता है, लेकिन चाइना वॉर नहीं। ताइवान के ऊपर से लगातार, ताइवान के ऊपर से क्या है, ताइवान के ऊपर से लगातार वो फाइटर जेट उड़ाता है, धमकी देता है, लेकिन गोले नहीं गिराता, गरजता है लेकिन बरसता नहीं है। और अमेरिका चाहता है कि युद्ध में एक बार चाइना जाए, ताकि उसकी हकीकत पता चले, उसके चाइनीज जो माल हैं वो पता लग जाए कि भाई चाइनीज माल में कितनी ताकत है। एक दूसरा ये कि अगर चाइना युद्ध में जाता है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उस पॉपुलेशन में एक तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी कि भाई युद्ध है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, युद्ध में जाएं, खाने पीने की चीज़ें महंगी होना, तमाम, क्योंकि वैसे भी दुनिया से अलग थलग चाइना है। तो क्या ये अमेरिका को पहले से पता था, ट्रम्प को पहले से पता था कि मैं न्योता भेजूंगा और वो तो मना करेगा ही, एक और जरिया मिल जाएगा मुझे इसको दुनिया के सामने एक्सपोज करने का? देखिए, इस बात की उम्मीद नहीं थी, दोनों बातों की उम्मीद नहीं थी मुझे, कि एक तो ये कि ट्रंप न्योता भेजेंगे और दूसरा ये कि जिनपिंग उसको अस्वीकार कर देंगे। मुझे दोनों चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हुई हैं। तो ऐसे में अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक अघोषित था। अब आप ये समझ लीजिए कि घोषित तौर पर दोनों के बीच जो टकराव है वो नज़र आ रहा है। अभी तक अघोषित था, लेकिन इसको ऑफिशियली जब जिनपिंग ने अस्वीकार कर दिया, तो एक तरीके से आप समझिए घोषित तौर पर ये दिखा दिया कि हाँ, वैचारिक लड़ाई हमारी है और साथ ही महाशक्ति बनने की जो लड़ाई है हमारी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहेगी। और जहाँ तक आपने चाइना की बात की, युद्ध लड़ने वाली बात है, कि चाइना हमेशा आंखें दिखाता है, चाइना हमेशा पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है। सामने लड़ने की हिम्मत चाइना में अब नहीं है, ये चीज़ चाइना भी जानता है। हिंदुस्तान में कोशिश की थी डोकलाम के जरिए चाइना ने हरकत करने की, तो उस दिन चाइना ने देख लिया कि भारतीय सैनिकों ने उसका क्या अंजाम किया था, हाथ पैर तोड़ के हमने भी अपने जवान खोए उस जो एक फाइट वहाँ पर हुई थी, लेकिन चाइना के जवानों के भी हाथ पैर तोड़कर हमने वापस उनको चाइना भेज दिया था। तो जो कोशिश चाइना की थी पीछे चोर दरवाजे से करने की, चाइना उस कोशिश में नाकाम रहा। और वैसे भी देखिए, चाइनीज़ माल के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो चाइना डायरेक्ट वॉर में कभी जाएगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। देखिए, हम रशिया को कहते हैं कि रशिया सुपर पावर है और रशिया डिफेंस आर्टिकल्स के मामले में कितना मजबूत है, लेकिन जहाँ तक फाइट की बात है तो रशिया के सामने यूक्रेन क्या था? कह रहे थे ना, जब युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, तब कह रहे थे कि रशिया तो चूंटी की तरह मसल देगा। पुतिन ने भी यही कहा था कि हम 4 दिन में जो है क्या नाम है उसका, खार्किव पर हम 4 दिन में हम कब्जा कर लेंगे, आप देखिएगा। क्या टाइम हो गया? 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया, 2.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि नुकसान पहुंचाया है बहुत ज़्यादा यूक्रेन को, लेकिन नुकसान रशिया को भी पहुंचा है। ठीक है, रशिया यहाँ से भी भाग गया। हाँ, आप सीरिया से भी भागना पड़ा उसे। तो आप देखिए, पुतिन, रशिया जिसको मानते थे कि सुपर पावर है रशिया, उसके पास बड़ी बड़ी सबमरीन्स हैं, उसके पास तमाम ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो शायद अमेरिका के अलावा किसी और के पास नहीं हैं। तो वो रशिया 2.5 साल में एक छोटे से यूक्रेन को खत्म नहीं कर सका, 3 साल है ना। जेलेंस्की को अब आप देख लीजिए, फरवरी 2 महीने बाद फरवरी 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तो वो नहीं कर सका। जेलेंस्की के इरादे वो नहीं तोड़ सका। तो जब विश्व की 2 महाशक्तियां टकराएंगी तो आप समझिए कि युद्ध खत्म ही नहीं होगा कभी भी। 3 साल जब ये खत्म नहीं हुआ तो सालों साल चलता रहेगा। और इतना लंबा युद्ध झेलने की क्षमता किसी में भी नहीं है। रूस भी एक वक्त पर पैर उखड़ने लग गए थे रूस के, क्योंकि इतना अम्यूनिशन, इतना गोली बारी वहाँ पर लग रही थी। रूस के सैनिक वहाँ पर मर रहे थे क्योंकि यूक्रेन भी अटैक कर रहा था। तो इतने लंबे वक्त कोई भी युद्ध में न जाएगा, न जाने की समझदारी और न जाना चाहेगा। सिर्फ बातों से डराने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी चाइना डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा, कभी अमेरिका डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा। अमेरिका भी देखिए, बाकी और देशों में भी देखिए, अगर कहीं की हेल्प करता है तो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर इजराइल ईरान पर मिसाइल अटैक कर रहा था, इजराइल लीबिया पर मिसाइल अटैक कर रहा था, तो अमेरिका डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं हुआ उसके साथ। सिर्फ हाँ, रसद पानी थोड़ा हेल्प करता रहा। तो क्या नहीं तो अमेरिका डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होकर ख़त्म नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं, उसको पता है कि डायरेक्ट वॉर में जाने से नुकसान अपना ही होगा, क्योंकि युद्ध लंबा चलेगा और उसका नुकसान किसी न किसी रूप से होगा, और बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को होगा, चाहे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। रूस हमारे सामने एक बहुत ताज़ा और एक ज्वलंत उदाहरण है। तो ये चर्चा लंबी हो गई है, ये बांग्लादेश से शुरू हुई, मुझे लगता है रशिया, चाइना होते हुए अमेरिका, ईरान, सीरिया तक पहुंच गई है। हमने वर्ल्ड कवर कर लिया, पूरा कवर कर लिया। आपने चर्चा सुनी होगी, आपको अच्छा लगा होगा,
और ऐसी जानकारी लेकर के हम आपके पास आएंगे और अपडेट के साथ आएंगे। आपका इस वीडियो पे कुछ कहना है, हर रोज आएंगे। हर रोज आएंगे। और बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप बांग्लादेश को जो कट्टरपंथी हैं उनको सबक कैसे सिखाएं, उस पर कुछ आप राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।